वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर क्लास 7 एनवायरनमेंट चैप्टर 7 क्लास 7 चैप्टर 7 एनवायरनमेंट को यहाँ पर पार्ट थर्ड होगा। इसमें देखिए यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पर है कि एरोप्लेन हैड मेड ट्रेवल फास्टर। एरोप्लेन हैव मेड ट्रेवल फास्टर। एरोप्लेन हैव मेड travel faster. No, it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport does save time and energy. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको कहा गया सुधा देखिए कि लिस्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिस्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास व्हाइल कमिंग टू स्कूल। यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग। फिर यहाँ पर देखिए आपको कहा गया कि परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाइए जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र इसको आने के करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए आपको एक यहाँ पर लास्ट आपको दिया गया है इन देखिए द फोर मेजर यहाँ पर जो देखिए द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। देखिए द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। यहाँ पर देखिए मुख्य परिवहन के चार मुख्य साधन हैं। परिवहन के चार मुख्य साधन है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जलमार्ग और वायु मार्ग। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जलमार्ग और वायु मार्ग है। यहाँ देखिए द फोर यहाँ जो कहा गया द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। देखिए यहाँ पर कि द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको कि परिवहन के चार मुख्य साधन है: सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जलमार्ग है एवं वायु मार्ग है। अब यहाँ आप ये चीज़ देखिए क्या कि देखिए क्या है कि देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। The latest development in India is the construction of the expressways. The Golden Quadrilateral connect Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो फिर आपको यहाँ पर उसका देखिए फिगर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको हम बोलते हैं पक्की सड़क को बोलते हैं मेटल्ड रोड। ये जो रोड आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेटल्ड रोड। मेटल रोड मतलब पक्की सड़क हो गया। और यहाँ पे ये होगा अनमेटल्ड रोड मतलब जो कच्ची सड़क है, जो सिर्फ जिसको सोलिंग में बोलते हैं अनमेटल्ड रोड मतलब कच्ची सड़क जिसको बोलते हैं। अब यहाँ देखिए एक खास इमेज है क्या, द ट्रेन फ्रॉम जिनपिन टू लहासा। यहाँ पे देखिए क्या जॉइनिंग आपके यहाँ पर द ट्रेन फ्रॉम जॉइनिंग देखिए द ट्रेन फ्रॉम जॉइनिंग टू लहासा runs at an altitude of 4,000 मीटर above sea level and the highest point is 5,072 मीटर। अब देखिए क्या जॉइनिंग से लहासा, देखिए जॉइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4,000 मीटर ऊंचाई पर चलती है। जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5,072 मीटर है। जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5,072 मीटर है। अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया देखिए रोडवेज की बात है यहाँ आपको की गई। रोडवेज मतलब सड़क मार्ग जो है वहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए जो सड़क मार्ग आपको है वो यहाँ पर आपको देखते हैं। देखिए रोडवेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ देखिए द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज आर रोड्स। दे कैन बी मेटल मीन्स पक्का एंड नॉन मेटल मीन्स कच्चा। द plains have a dense network of roads have also देखिए roads have also been built in terrains. Roads have also been built in terrains like desert, forest and even high mountains. Manali Leh highway in the Himalayan mountains is one of the highest roadways in the world. Roads built underground are called
called subway or underpass. Subway or underpass. Flyovers are built over raised structure. Flyovers are built over raised structures. देखिए, सड़क मार्ग में यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि कम दूरी के देखिए कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। सड़कें पक्की एवं कच्ची। देखिए, सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है। फिर देखिए क्या मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली ले राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाई ओवर उचित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। अभी हम देखिए आपको रेलवेज दिया गया, उसको यहाँ पर समझिए। रेल मार्ग को रेलवेज बोलते हैं यहाँ पर। देखिए, द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन helped in speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines. In place, super fast trains have been introduced to make the journey faster. The railway networks is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also, but these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. अब देखिए, रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम ऊंचाई में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वापस के ईंधन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों में व्यापक रूप से वापस के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। अब आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए एक खास जो बातें आपके यहाँ मेंशन की गई वो क्या आप जानते हैं? व्हाट डू यू नो में, यहाँ देखिए डू यू नो में देखिए द ट्रांस साइबेरियन यहाँ पे देखिए द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रूसिया टू व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यहाँ पे इसका ये आपको इमेज यहाँ पर दिया गया है। ट्रांस साइबेरियन रेलवेज का यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज का जो इमेज है वो यहाँ पर शो किया गया है। हाँ, तो फिर आपको यहाँ पे जलमार्ग की बात देखिए, यहाँ पर क्या अंतर्देशीय जलमार्ग की बात की गई थी। अंतर्देशीय जलमार्ग की बात आपको यहाँ पर इंडलैंड वाटरवेज की बात आपको यहाँ पर इंडलैंड वाटरवेज यहाँ पर आपको है। अंतर्देशीय जलमार्ग अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब इंडलैंड वाटरवेज आपके यहाँ पर इंडलैंड वाटरवेज मतलब क्या होता है? अंतर्देशीय जलमार्ग आपको होता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले वाटरवेज की बात करते हैं। किसकी बात हम करते हैं? वाटरवेज की बात आपको करते हैं। देखिए, वाटरवेज मतलब क्या है? यहाँ देखिए, वाटरवेज मतलब आपको जलमार्ग हो गया। देखिए यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distance. They are mainly of two types: inland waterways and sea routes. देखिए, आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में देखिए क्या कि अधिक दूरी में आपको भारी एवं बड़े आकार वाले साधनों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। देखिए, इनलैंड वाटरवेज क्या बोलते हैं? इनलैंड वाटरवेज को बोलते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग। देखिए, अंतर्देशीय जलमार्ग बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज को, और सी रूट्स को बोलते हैं समुद्री मार्ग। तो इनलैंड वाटरवेज को बोलते हैं समुद्र, अपने देश के अंदर में जो आपको परिवहन होता है वो आपको, और सी रूट्स मतलब आपको समुद्र जो अपने देश के बाहर भी होता है। और
अब देखिए यहाँ पे जो कहा गया नेविगेबल रिवर्स, यहाँ पे देखिए क्या कि नेविगेबल रिवर्स देखिए नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड हैज इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील इन अफ्रीका। Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you name some more as parts of the world? यहाँ हम देखें क्या कि जब आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि देखिए जलमार्ग के अंतर्गत वाटरवेज के अंतर्गत हम हैं कि आप पहले पढ़ चुके प्रारंभिक समय परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता है। अधिक दूरी में आपको भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। देखिए नाव यहाँ पे जो कहा देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि नाव नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। देखिए नाव नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी है। समुद्री एवं महासागर देखिए समुद्री एवं यहाँ में जो कहा गया कि समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक मार्ग एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन है एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स, दक्षिण अफ्रीका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और देखिए यहाँ पर क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम बता सकते हैं? यहाँ पर कुछ आपको इनलैंड वाटरवेज का इमेज दिया गया, मतलब अंतर्देशीय जलमार्ग यहाँ पर इमेज शो किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कि ये हेलीकॉप्टर जिसे बोलते हैं हेलीकॉप्टर, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर का इमेज दिया गया। फिर उसके बाद देखिए फाइंड आउट द देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम न्यूज़पेपर्स एंड टीवी न्यूज़ चैनल्स इन इंग्लिश, इन हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। देखिए अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा कुछ समाचार पत्रों के टीवी चैनलों के नाम लिखे। फिर आपको आगे यहाँ पे शो किया गया है। देखिए एयरवेज की थोड़ा सा बात कर रहे थे, जो आपको वायु मार्ग उसकी थोड़ा सा आप यहाँ पर बात कर लीजिए। एयरवेज देखिए एयरवेज जो आपको मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर this airway is the fastest way of transport developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes, and medicines. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt, and पटना में डाल दीजिए। देखिए 20वीं सदी के आरंभ में विकसित या परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। देखिए ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से खूब प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं ध्रुव स्थानों तक पहुंच सकता है। देखिए विशेष रूप से जहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं, हेलीकॉप्टर अगम स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए भोजन, जल, कपड़े एवं दवाई बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। अब देखिए यहाँ पर क्या कम्युनिकेशन की बात यहाँ पर की गई है। कम्युनिकेशन की जो बातें वो संचार की बात यहाँ पर की गई है। कम्युनिकेशन की बात देखिए कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन्स हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। द आई एम देखिए क्या द फिगर एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन
horizon in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate, to educate as well as to entertain. Through newspapers, radio, and television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. The satellites have made communication faster, even faster, and the satellites have made communication even faster. Satellites have helped in exploration, oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast, and disaster warning. Now we can send electronic mails or emails through internet, wireless telephonic communication through cellular phones. Cellular phones have become very popular today. Internet not only provide us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways, and even cinemas and hotel sitting at home with this kind. अब यहाँ देखिए क्या है संचार में, देखिए कि संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुँचाने की क्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। चित्र 7 में 10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। देखिए संचार के क्षेत्र को विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट में संचार में देखिए सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेकुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने का आज हम एक विविध विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। यहाँ पे आगे आपको कहा गया, देखिए क्या कि इसके बाद इसमें आपको कुछ फिगर में यहाँ देखिए क्या प्रोग्रेस ऑफ इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर क्या कि संचार माध्यमों का विकास जो आपको वो यहाँ पर आपको शो किया गया है। इसके बाद एक मैप आपको यहाँ पर देखिए, ये मैप जो विशेष रूप से देखा जाए, ये मैप आपको यहाँ पर वर्ल्ड मेजर सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स का यहाँ पर मैप है। ये जो आप मैप है, ये आपको जो मुख्य समुद्र विश्व में आपको प्रमुख समुद्र और हवाई पतन जो है उसका यहाँ पर मैप शो किया गया है। इसके बाद आपको आगे देखिए यहाँ से ये चीज़ें पूरी तरह से फिनिश होती है, चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होती है। क्लास 7 चैप्टर 8 एनवायरनमेंट चैप्टर 8। यहाँ पर देखिए क्या मानव पर्यावरण अन्योक्रिया जिसे बोलते हैं। देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। देखिए मानव पर्यावरण देखिए मानव पर्यावरण, तो पर्यावरण यहाँ देखिए मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। देखिए अन्योन्य क्रिया, तो मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया देखिए उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश यहाँ देखिए। तो देखिए मानव एनवायरनमेंट इंटरेक्शन देखिए मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय एंड उपोष्ण प्रदेश की यहाँ बात की गई है। देखिए रेणुका वाज एक्साइटेड, यहाँ पर आपको ये कहा गया रेणुका वाज एक्साइटेड। देखिए रेणुका वाज एक्साइटेड श्रीकांत अंकल वाज होम आफ्टर ए गैप ऑफ नियरली 4 months. ही वाज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रेवल वाइडली. रेणुका's interest in wildlife and forest began at an early age when her uncle introduced her to books on nature, picture of distant lands and people who lived there always fascinated her. यहाँ पर देखिए क्या कि रेणुका बहुत
बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फ़ोटोग्राफ़र तथा बहुत यात्राएँ करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भू-स्तर एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। अब यहाँ पे एक ख़ास एक इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ पे देखिए इमेज शो किया गया है। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी यहाँ पे देखिए विश्व के विभिन्न भागों के निवासी पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विश्व के विभिन्न भागों के निवासी की बात यहाँ पे आपको की गई है। इसके बाद आपके यहाँ पे देखिए क्या इन दीज़ पिक्चर्स रेणुका देखिए इन दीज़ पिक्चर्स यहाँ पे देखिए क्या इन दीज़ पिक्चर्स रेणुका in these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world, some from dry deserts, some from frozen lands, and some from hot, wet rainforest. They look so different from me. Observe Renuka. They may look different, but they share the same basic needs of life: food, clothing, and shelter. Explained as Srikant uncle, their children do the same thing as you probably do. देखिए हैज़ यू प्रोबेबली डू प्ले गेम्स यहाँ देखिए क्या कि प्ले गेम्स क्वायर समथिंग एंड देन मेक अप सिंग डांस देखिए यहाँ पर क्या कि सिंग डांस एंड हेल्प द फैमिलीज विथ वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी डन दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। यहाँ जो कहा देखिए रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश से, कुछ गर्म नर्म वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। रेणुका ने कहा, वे देखने में भले ही अलग हो लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी चीज़ों की मूल आवश्यकताएँ हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना या वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। देखिए, आप इमेज आपकी शो किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पे आपको है, देखिए क्या कि व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर डिस्कवर एक यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे है क्या क्या आप जानते हैं, डू यू नो में देखिए व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर द अमेज़न रिवर दे वर अटैक्ड बाय ए ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स वेयरिंग हेड गियर्स एंड ग्रास स्कर्ट्स। दीज पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ द फायर ट्राइब्स ऑफ वुमेन वॉरियर्स known in ancient Roman empires as the Amazons, hence the name Amazon। देखिए जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की जब स्पेन के अन्वेषकों ने मतलब खोजकर्ता ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच हेड गियर सिर पर सुरक्षा कवच हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। फिर आपके यहाँ पर है क्या, ट्राइब्यूटरीज की बात आपके यहाँ पर की गई। देखिए ट्राइब्यूटरी में सहायक नदी क्या हुआ, देखिए हम ट्राइब्यूटरी देखिए दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मैन रिवर। दीज आर देखिए ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर दैट ज्वाइन द मैन रिवर along with all its tributaries that drain an area forms a river basin or the catchment area। The Amazon basin is the largest river basin in the world। देखिए सहायक नदियाँ क्या, देखिए सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। सहायक नदियाँ कुछ छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में आपको मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है। मुख्य नदी यहाँ पे देखिए क्या कि मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब यहाँ पे देखिए क्या, इसके बाद आपको इनमें जो ख़ास चीज़ें आपको यहाँ पर कहा गया,
देखिए आपके फिर आपके यहाँ पर कि इन चैप्टर 8, 9, 10 यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट नेचुरल एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि चैप्टर अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लाइफ इन द अमेजन बेसिन, तो अमेजन बेसिन में जीवन देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप। Notice that the map 8.2, they can notice that the tropical region lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south. So it is referred to as the equatorial region. The river base the river Amazon, देखिए यहाँ पर क्या कि the river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. देखिए द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। न्यूमेरस ट्राइब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ए स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला। Name the countries of the basin through which the equator passes। देखिए अब क्या कि अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 8.2 ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिमी पर्वतों से निकलकर पूर्व में आपको अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलते उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मतलब किसी जल निकाय में, मतलब जैसे समुद्र में हो गया या नदी में हो गया, जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी, यहाँ पर देखिए क्या अमेजन नदी बहुत सारे, देखिए अमेजन नदी में यहाँ हम देखिए क्या है कि अमेजन नदी में बहुत सारे सहायक देखिए अमेजन नदी में यहाँ पर क्या है कि अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे भाग से अववाहित होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अववाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यहाँ पे आपको देखिए जो आपको है क्या, द अमेजन बेसिन इन द साउथ अमेरिका। यहाँ देखिए क्या कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन का यहाँ इमेज हो गया। फिर आपको आगे यहाँ देखिए ट्राइब्यूटरीज का एक डिफाइन यहाँ पर ये हो गया। ट्राइब्यूटरीज आपके यहाँ पर हो गया था। ट्राइब्यूटरीज आपको आगे देखिए ट्राइब्यूटरी में बस इतनी सी बात आपको है क्या, सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदियों में मिलती है। मुख्य नदियों में आपको मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है और उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। देखिए यहाँ पर मुख्य नदियाँ देखिए मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब आपके यहाँ पर एक और चीज़ आपके यहाँ पर है कि देखिए क्लाइमेट्स की बात थोड़ा-सा हम कर लेते हैं, जलवायु की भी बात यहाँ पे एक इमेज दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन का यहाँ पे इमेज शो किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्लाइमेट जलवायु की भी थोड़ी-सी बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए एज़ यू नो द अमेज़न बेसिन stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year। देखिए both day and night are almost equally hot and humid। The skin feels sticky। It rains almost every day, that too without much warning। The day temperature are high with very high humidity। At night the temperature goes down but the humidity remains high। यहाँ देखिए जलवायु देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम, पूरा वर्ष आपको यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती
इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता देखिए दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अभी हम देखिए क्या रेन फॉरेस्ट की हम बात कर लेते हैं। देखिए रेन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, जिसको हम वर्षा वन कहते हैं। रेन फॉरेस्ट में तो वर्षा वन की हम वहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि रेन फॉरेस्ट में तो वर्षा वन देखिए हैज़ इट रेन्स हैवीली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Only sad tolerant vegetation may grow here. Orchids देखिए orchids bromeliads grow has plants parasites। यहाँ देखिए क्या कि इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धातु तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम नम अ, नम अ, बनी नमी नम बनी रहती है। यहाँ के वही वनस्पति उग सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। यदि हम देखें क्या कि द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प देखिए ओनली सेट टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर ऑर्किड्स एंड बॉमिलियंस ग्रो हैज प्लांट पैरासाइट्स। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना बर्ड्स सच एज टॉल्सन्स बर्ड्स सच हैज आपके यहाँ पर टॉल्सन्स जिसे बोलते हैं टुकुन्स जिसे बोलते हैं आपके यहाँ पर टुकुन्स हमिंग बर्ड्स मैकाउ विथ देयर brilliantly colored plumage oversized bills for eating make them different from but they can different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkeys, sloth, and ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. Crocodile, snake, pythons abound. Anaconda and boa constrictor. Boa constrictor are some of the species. Beside the basin is home to thousands of species of insects, several species of fishes, including the fleece-eating piranha. Fish is also देखिए piranha देखिए fish is also found in the river. This basin is the extraordinary rich in the variety of life found here. यहाँ पर रेन फॉरेस्ट की जो बात वर्षा वन की जो बात कही गई देखिए इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण आपको यहाँ की भूमि आपको सघन वन उग जाते हैं। यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। देखिए वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण देखिए यहाँ पर क्या जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ की वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जाति की प्रचुरता होती है। टुकुन गुंजन पक्षी रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। यहाँ पाए देखिए प्राणियों में बंदर स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टेपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर सांप अजगर तथा एनाकोंडा तथा बुआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरानिया मत्स्य समेत मछलियां की विभिन्न प्रजातियां भी इस अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या इस प्रकार आपको जीवों की विविधता मांस खाने वाले पिरानिया मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। अब हम देखें क्या कि आगे यहाँ पे आपको शो क्या है। देखिए पीपुल ऑफ द रेन फॉरेस्ट यहाँ देखिए वर्षा वन के निवासी वर्षा वन के लोग यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया कि पीपुल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लीनिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट while men
hunt and fish along the rivers. Women take care of the crops. They manually देखिए they manually grow दे मेनली ग्लो तपिको देखिए तपिको देखिए यहाँ पर क्या कि तपिकोआ यहाँ पर आपको है दे मेनली ग्रो तपिकोआ देखिए टेपियोका देखिए टेपियोका पाइन एप्पल एंड स्वीट पोटैटो ये देखिए हैज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टन इट इज द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय feeding them vegetables they grow. They practice slash and burn agriculture. The staple food is manioc. And the staple food is manioc, also known as cassava that grows under the ground like the potato. They also eat queen ants and egg cash crops like coffee, maize, and coca are also grown. And the rainforest provide a lot of wood for the houses. Some families live in the thatched houses shaped like beehives. There are other large apartment like houses called meloka with a steeply slanting roof. Life of the people of the Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. In 1970, the Trans Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. accessible यहाँ पे देखिए क्या कि all parts यहाँ देखिए in 1970 the Trans Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. Aircrafts and helicopters are also used for reaching various places. The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continue to practice their distinctive way of farming. यहाँ पे देखिए क्या कि फिर the development activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. You can see that this destruction of forest has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rains fall, and the lush forest turns into a barren landscape. तो यहाँ पे देखिए क्या कि एक में इसमें जो कहा गया कि वर्ष यहाँ के लोग यहाँ पर क्या देखिए यहाँ के लोग आपको छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियो का अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दान कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं, मतलब झूमी खेती बोलते हैं, झूम खेती। इसका मुख्य आहार मैन्योक है, जिसे कासावा भी कहा जाता है। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत आपको तीव्र ढलान वाली होती है। फिर आपको आगे हम देखें अमेजन बेसिन। यहाँ देखिए जो कहा अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 को ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने का हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से निकाल कर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहाँ वे अपने पारंपरिक तरीके से खेती करते रहे हैं। फिर यहाँ देखिए कि विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधताएं वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण आपको मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि बदल जाता है।
यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको संघ वन हुआ, संघ वन से आपको फिर यहाँ पर देखिए संघ वन आपको गया, इस वन को फिर थोड़ा-सा काटा गया और खेती यहाँ पर किया गया। यहाँ पे खेती किया गया, फिर इससे क्या होगा, फिर आपको यहाँ पर पूरी तरह से ये वन ही आपको साफ हो गया, खेती के लिए बंजर जो भूमि बची हुई थी। और खेत जो पूरी तरह से जो ज़मीन हरियाली थी वो पूरी तरह से बंजर में यहाँ पर तब्दील हो गई। इससे पहले आपको कुछ खास चीज़ यहाँ पर देख लीजिए। ये आपको इमेज यहाँ पर शो द अमेज़न फॉरेस्ट का यहाँ पे इमेज है, अमेज़न वन का यहाँ पर इमेज हुआ। अब देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आप डू यू नो में यहाँ देखिए क्या कि ब्रोमीलाइड के ब्रोमीलाइड ब्रोमीलाइड यहाँ पे देखिए क्या है कि ब्रोमीलाइड आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। एनिमल लाइक फ्रॉग यूज़ दीज़ पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। यहाँ देखिए क्या है कि ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे देखिए, मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पर लेट्स डू की बात है यहाँ पर कि आओ कुछ करें, यहाँ ब्रोमी आओ देखिए यहाँ पर करें। तो यहाँ देखिए ब्रोमी स्मॉल टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, ट्राई टू वॉच सम ऑफ द फिल्म्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। देखिए कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर विस्तृत प्रसारित करते हैं, इन्हें देखें और अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे एक ख़ास जो चीज़ आपको यहाँ पे कही उसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको है क्या, कर्तन एवं दहन की पद्धति भी जानते हैं। देखिए स्लैश एंड बर्न कृषि पद्धति जो उसको यहाँ पे देखिए स्लैश एंड बर्न की बात यहाँ पर की गई है। देखिए स्लैश एंड बर्न इज ए वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर ए पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेज। देखिए these are then burnt which release the nutrients into the soil. No crops are grown in this clear field for a few years. After repeatedly using the patch of land, the soil loses its nutrients, so it is abandoned. Then they clear another plot of land to plant. In the meantime, young trees grow in the old field. In this way, देखिए यहाँ पर क्या, in this way soil fertility is restored. People can then return to it and start cultivating it again. देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं। फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी, हम देखिए क्या है कि इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। अब आगे यहाँ पे आपको है, देखिए आप आगे आपको एक इमेज यहाँ पर शो किया गया है कि देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर का यहाँ पे इमेज आपको आगे चैप्टर में आपको यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का इमेज आपके यहाँ पर शो है। यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन का, यहाँ देखिए लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात यहाँ पर की गई। द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north latitudes. The tributaries of the river Ganga, like the Ghagra, the Son, the Chambar, the Gandak, and the Kosi, and the Kosi and the tributaries of Brahmaputra drain it. Look at the atlas around, find names of some tributaries of river Brahmaputra, the plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the mountains and foothills of Himalayas and Sundarbans Delta are the main features of this basin. Oxford, हम देखिए क्या है कि Oxford lakes dot the plain area. The area is dominated by monsoon climate. The monsoon brings rains from mid-June to mid-September. The summers are hot and the winters are cool. Look at the map of India. Find out the states in which the Ganga Brahmaputra basin lies. अब हम देखिए क्या
द बेसिन एरिया, यहाँ फिर कहा द बेसिन एरिया हैज़ वेरी टोपोग्राफी। द एनवायरनमेंट plays a dominant role in the distribution of population. The mountain areas with steep slopes have in hospitable terrain. Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. The plain area provides the most suitable land for human habitation. The soil is fertile. Agriculture is the main occupation of the people, where flat land is available to grow crops. The density of population of the plants is very high. The main crop is paddy. Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where the amount of rainfall is high. यहाँ देखिए क्या है कि वीट, यहाँ पे क्या है कि देखिए वीट मेज सोरगम, देखिए सोरगम ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। देखिए कैश क्रॉप्स लाइक शुगर कैन एंड जूट्स आर आल्सो ग्रोन। बनाना प्लांटेशन, देखिए बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन। सिल्क इज प्रोड्यूस, देखिए सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वार्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। In the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terraces. The vegetation, यहाँ पे क्या है कि the vegetation cover of the area varies according to this type of landform. In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous trees grow along with teak, sar and people. Thick bamboo groves are common in the Brahmaputra plain. The delta area is covered with the mangrove, देखिए with the mangrove forest in parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. Coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. तो फिर आपको यहाँ पर आगे जो कहा गया उसको यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए लाइफ गंगा ब्रह्मपुत्र। यहाँ देखिए क्या कि गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। देखिए गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, देखिए यहाँ पर क्या कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। अब यहाँ पे देखिए क्या कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं आपको है। यहाँ देखिए मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः आपको मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड। ग्रीष्म ऋतु में आपको गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत का मानचित्र देखिए उन राज्यों के नाम बताए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। देखिए बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया तीव्र ढाल वाले, देखिए क्या कि तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि मानव प्रवास के मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। देखिए चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। फिर आपको यहाँ देखिए यहाँ उगाए जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों
पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों देखिए विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता देखिए यहाँ देखिए क्या विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी आपको विभिन्नताएँ पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में आपको घने यहाँ देखिए क्या ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बाँस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे है देखिए यहाँ पे आपको इमेज शो किया गया है। ये आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का यहाँ पे इमेज आपको शो किया, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का यहाँ पे इमेज आपको है। इसके बाद आपको यहाँ आगे है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको इससे आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि बेसिन विविध प्रकार के वन्यजीव देखिए बेसिन विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव है। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा के देखिए यहाँ पर क्या है, डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतरा एवं हिल्सा जैसी मछलियाँ सबसे अधिक लोकप्रिय प्रजातियाँ देखिए रोहू, कतरा एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार आपको है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कि कुछ आपको यहाँ बताया गया है कि लेट्स डू के अंतर्गत देखिए रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेस, फाइंड द अदर नेम्स ऑफ द रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी किसी का, जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं। आप देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन that live in one square kilometer of area. Example, the population density of Uttarakhand in 189, while the density of West Bengal is 1029. देखिए यहाँ पर क्या है कि the population density of Uttarakhand is 189 and while the density of West Bengal is 1029 and that of Bihar is 1102। देखिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ, एक वर्ग किलोमीटर, देखिए एक वर्ग किलोमीटर में हम क्या कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण देखिए क्या उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व आपको 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल 1029 है तथा बिहार 1102 है। अब देखिए क्या एक्टिविटी की बात कर लीजिए। एक्टिविटी में यहाँ पर क्या कहा गया है, कलेक्ट सम हैंडीक्राफ्ट्स मेड फ्रॉम जूट, बम्बू एंड सिल्क, डिस्प्ले देम इन क्लास, फाइंड आउट इन विच एरिया दे वर मेड। देखिए जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें और उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं, उन स्थानों को पता लगाए जहां उनका निर्माण हुआ था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए फिगर आपको क्या पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती का, धान कृषि का यहाँ पर फिगर है। उसके यहाँ पर क्या द टी गार्डन इन असम में असम में चाय बागान का इमेज दिया गया। फिर इसके बाद आगे यहाँ पर जो आपको कहा गया उसको देखिए यहाँ पर क्या है कि देयर इज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन बेसिन। देखिए वाइल्ड लाइफ इन बेसिन, इन आपके यहाँ पर क्या है कि इन बेसिन एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड मंकीज आर कॉमन। द वन हॉर्न, देखिए वन हॉर्न मतलब सिंह आपको होता है SORN। देखिए द वन हॉर्न राइनोसेरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स आर फाउंड। एक्वाटिक लाइफ abounds in the fresh river water. The lake and the Bay of Bengal see the most popular varieties of the fish and the rohu, ketla and hilsa. Fish and rice is a staple diet of the people living in the area। मतलब मुख्य आहार आपको है। आपको देखो वन हॉर्नेड क्रोकोडाइल है जिसका एक सिंग वाला गेंडा का यहाँ इमेज है। उसका देखिए यहाँ पर फिर क्रोकोडाइल मगरमच्छ का एक मगरमच्छ का इमेज है। देखिए ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड यहाँ पे केस स्टडी की गई है। ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब केस स्टडी यहाँ पर आपको की उसको यहाँ पर देखने प्रयास कीजिए। एक केस और देखिए लेक झील, ये सोर्स
ऑफ लाइवलीहुड, जीवन का जीविका का साधन जिसे बोलते हैं, कमाने का साधन या जीने का साधन जिसे बोलते हैं। Vinod is a fisherman living in Matwali Mound village of Bihar. He is a happy man today. With the efforts of the fellow fishermen Ravinder, Kishore, Rajiv, and others, he cleared the mound or the oxbow lake to cultivate different varieties of fish. The local weed, Velineria hydrilla that grows in the lakes is the food of the fish. And that the land around the lake is fertile. He saw crops such as paddy, maize, and pulses in these fields. The buffalo is used to plow the land. The community is satisfied. There is enough fish catch from the river, enough fish to eat, and enough fish to sell in the market. And they have been देखिए यहाँ पे क्या है कि they have even begun supply to the neighboring town. The community is living in harmony with nature as long as the pollutants from nearby towns don't find their way into the lake waters. The fish cultivation will not face any threat. यहाँ देखिए पोल्ट्री लेक का यहाँ पर इमेज दिया गया है। विनोद एक मछुआरा, देखिए विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवारी मोन गाँव में रहता है। आज वह एक पर्सन व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के उसने अपने साथ मछुआरों रविंद्र किशोर राजे तथा अन्य के साथ मोन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसल बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट है। नदी, यहाँ देखिए क्या नदी में पकड़ने, खाने में बेचने के काफ़ी मछलियाँ आपको है, जिन्हें पकड़ कर वे वापस पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुँचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। ये एक प्रदूषित झील का यहाँ पे इमेज था। फिर उसमें आपको देखिए क्लीन लेक मतलब एक साफ झील का इमेज आपको शो किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या इसके साथ ही आपके यहाँ पर है क्या, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देखिए क्या आप जानते हैं, टेरेस आर बिल्ट, जिसको वेदिका हिंदी बोलते हैं कि ट्रेसेज आर बिल्ट ऑन स्टीप, देखिए ट्रेसेज आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सरफेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। द स्लोप इज रिमूव सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। देखिए वेदिकाएं किसको कहते हैं, देखिए वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के होता है। वेदिकाओं का निर्माण आपको खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने को होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो। ताकि जल का प्रभाव तीव्रता से ये आपको वेदिकाएं का इमेज दिया गया है। आपको वेदिकाएं कृषि इमेज दिया गया है। ट्रेस फार्मिंग जो बोलते हैं वहाँ पे इसका ये इमेज है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र, डू यू नो, देखिए इन द फ्रेश वाटर, देखिए आपका इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र ए वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सुसु, ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन इज फाउंड। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विथ हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दिस। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे असम भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। फिर आपके यहाँ देखिए ब्लाइंड डॉल्फिन का इमेज भी आपको यहाँ पर शो किया गया है। इसके बाद आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके यहाँ पर है, नेक्स्ट में आपको यहाँ देखिए डू यू नो में आपको यहाँ पर कहा गया, डू यू नो, क्या देखिए क्या आप जानते हैं, यहाँ जो आपको कहा गया देखिए टू एक्सलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट फोर्स ऑन सैनिटेशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014। यहाँ पर देखिए क्या कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और
स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए क्या कि वाराणसी अलोंग द रिवर गंगा। अब यहाँ देखिए क्या कि गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर आपके यहाँ पर है। डू यू नो देखिए यहाँ पर क्या कि डू यू नो क्या आप जानते हैं टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए टाइगर इन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए मानस वन प्राणी अभयवन में बाघ का यहाँ पे इमेज दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पे आपके यहाँ पर है क्या आगे देखिए टू एक्सीलेट ये आपको हो गया। अब देखिए द गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पे जो आपको है द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज द सिटीज ऑफ इलाहाबाद कानपुर वाराणसी लखनऊ पटना एंड कोलकाता all with the population of more than 10 lakhs are located along the river Ganga. The wastewater from these towns from these towns and industries is discharged into the rivers. This leads to the pollution of the rivers. All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. In the plain area, the roadways and railways are transport the people from one place to another. The waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. Kolkata is an important ports on the river Hooghly. And the plain area also has a large number of airports. फिर आप आगे आप देखिए टूरिज्म इज क्या कि टूरिज्म इज अनदर important activity of the basin. Taj Mahal on the banks of river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of the river Ganga and Yamuna. बुद्धिस्ट स्तूपास देखिए बुद्धिस्ट स्तूपास in उत्तर प्रदेश एंड बिहार लखनऊ विथ इट्स इमामबाड़ा असम विथ काजीरंगा एंड मानस विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड अरुणाचल प्रदेश विथ ए डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर एंड देखिए यहाँ पर क्या कि एंड अरुणाचल प्रदेश विथ ए डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेस वर्थ अ विजिट। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया कि यहाँ आपको आगे जो यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित है। स्थित देखिए इलाहाबाद कानपुर वाराणसी लखनऊ पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इन शहरों तक यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग आपको सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावी देखिए यहाँ पर क्या नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के यहाँ स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ देखिए कई दर्शनीय स्थल है। आप देखिए क्या कि गंगा ब्रह्मपुत्र डू यू नो टू कंजर्व द रिवर टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। ये हो चुका है। आप देखिए चूँकि गंगा नदी के संरक्षण के आपको नमामि गंगा कार्यक्रम शुरू किया गया। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए यहाँ से देखिए चैप्टर पूरी तरह से आपको फिनिश होता है।